दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है डेविड और एमी। वो अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी से घर वापस जा रहे होते हैं। डेविड गाड़ी चलाने की वजह से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है क्योंकि रास्ता वाकई बहुत लंबा होता है और वो एक पहाड़ का रास्ता भी होता है। तभी एमी गाड़ी के अंदर सो रही होती है। तभी अचानक से गाड़ी के सामने एक रैकून आ जाता है, इसीलिए डेविड रैकून की जान बचाने की वजह से गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है और दोनों इससे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसी वजह से एमी उससे गुस्सा भी हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे से खुश नहीं होते हैं और अब डाइवोर्स लेने वाले होते हैं। इसके बाद डेविड एमी को सॉरी बोलता है और वापस से गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें तभी एक मॉडल दिखता है। वो मॉडल हालांकि बहुत ही ज्यादा पुराना और सुनसान होता है और जब वो लोग गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं तभी अचानक से कोई उनकी विंडो पर अचानक से आकर नॉक कर देता है और वो लोग इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो आदमी अचानक से आने के लिए उनसे माफी मांगता है और एक अजीब तरह से हंसकर उनसे बातें करने लगता है। इसके बाद डेविड उस आदमी से गाड़ी में गैस भरने के बारे में कुछ पूछताछ करता है और उसे पूछता है कि यहाँ से टाउन कितनी दूर है और तभी वो आदमी उसे बताता है कि रास्ता वाकई बहुत लंबा है, कम से कम 30 माइल्स। और फिर वो उनसे सामने के मोटेल में ही रुकने के लिए बोलने लगता है, लेकिन डेविड मना कर देता है। इसके बाद डेविड उसे इंजन की खराबी के बारे में बताता है। इंजन देखने के बाद मैकेनिक बोलता है कि इसका फैन एक्चुअली खराब हो चुका है, लेकिन मैंने कुछ देर के लिए इसे ठीक कर दिया तो कुछ रास्ता शायद इससे कट सकता है। इसके बाद डेविड उसे पैसे देता है, लेकिन वो मैकेनिक एमी को बहुत ही बुरी तरह से घूर रहा होता है और उसके बाद वो एमी को एक फुलझड़ी भी देता है, लेकिन वो लोग उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जब 2-3 किलोमीटर वो लोग आगे निकलते हैं तो उनकी गाड़ी बिल्कुल ही बंद हो जाती है। उसके बाद डेविड सोचता है कि हम दोनों को वापस से उसी मॉडल में जाना चाहिए, लेकिन एमी वहाँ पर जाने के लिए मना कर देती है। अब क्योंकि यहाँ पर भी काफी ज्यादा सुनसान रास्ता होता है, इसीलिए एमी ना चाहते हुए भी डेविड के पीछे पीछे चलने लगती है। इसके बाद ये लोग जब मॉडल पहुंचते हैं तो वहाँ की पार्किंग एरियाज और बाकी जगह भी बिल्कुल खाली होती हैं और यहाँ तक कि लॉबी में भी कोई नहीं होता है। और तभी इन लोगों को अचानक से एक औरत की बहुत ही डरावनी सी चीखने की आवाज आती है और तभी एमी डेविड से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी डेविड उस पर ध्यान नहीं देता है और दोबारा से उस मॉडल की बेल बजाता है। तभी अचानक से मैनेजर मैसोन गेट खोलता है और रिमोट दिखाते हुए बोलता है कि अभी आपने जो चिल्लाने की आवाज सुनी वो दरअसल टीवी से आ रही थी। इसके बाद डेविड को वहाँ पर एक टेलीफोन बूथ दिखता है और वो इसके बारे में होटल के मैनेजर से पूछता है कि क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो होटल का मैनेजर कहता है कि हाँ, कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आने वाला और मैसून उसे आधे दाम में तभी एक रूम दे देता है। इसके बाद दोनों डिसाइड करके एक रात के लिए उस रूम को ले लेते हैं और वो दोनों उस रूम में जब जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब होता है, लेकिन खैर वो लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। इसके बाद तभी कुछ अजीब सी आवाजें इन्हें सुनाई देने लगती हैं और तभी इन्हें अचानक से ऐसा लगता है जैसे इनके गेट पर कोई जोर जोर से नॉक कर रहा हो। तभी डेविड डरते हुए जाकर के गेट खोलता है और वो देखता है कि गेट पर कोई नहीं होता है और इसके बाद डेविड थोड़ा सा शॉक्ड भी हो जाता है। इसके बाद जब ये अंदर आता है तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे बगल वाले रूम पर भी सेम कोई इसी तरह से जोर जोर से नॉक कर रहा हो और वो दोबारा जाकर के जब गेट खोलता है तो देखता है कि आसपास के रूम के बाहर कोई नहीं होता है, पूरी लॉबी में सन्नाटा होता है। इन्हीं हरकतों से परेशान होकर तभी डेविड मॉडल के मैनेजर यानी कि मैसून के पास जाता है और उसे बताता है कि हमें इतने अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जिससे कि हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तभी मैसून उनसे कहता है कि आपके और मेरे अलावा इस मॉडल में और कोई भी नहीं है, इसीलिए आपको जो कुछ भी लग रहा है वो शायद हो सकता है कि आपका ही कोई इल्यूजन होगा। इसी के साथ वो ये भी बोलता है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप रूम के बाहर लगे तालों को देखिएगा और इससे शायद आपको पता चल जाएगा कि इस मॉडल में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है। इसके बाद जब डेविड अपने रूम में आता है तो उसे कुछ टेप रिकॉर्डर्स मिलते हैं और वो तभी अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मूवीज देखने लगता है और वो पाता है कि ये एक्चुअली हॉरर मूवीज होती है जिसमें वो देखता है कि एक कपल होते हैं जिन्हें दो आदमी बहुत ही बुरी तरह से परेशान करने के बाद जान से मार देते हैं और तभी कुछ देर के बाद मूवी को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद उसे पता चलता है कि उस मूवी के रूम में जो पर्दे लगे हुए हैं वो बिल्कुल उनके रूम से मिलते जुलते हैं और उसके बाद वो जब और ध्यान से देखता है तो वो पाता है कि उनके रूम का जो सामान होता है बिल्कुल वही सामान उस मूवी में भी दिखाया जा रहा है। और इसके बाद डेविड एमी को बताता है कि उस मूवी का और हमारे रूम का बहुत ही गहरा कनेक्शन है और तभी वो दोनों सामने होते हैं और उसके बाद डेविड रूम को अच्छे से चेक करता है तो रूम में हर जगह पर एक्चुअली कैमरेज लगे होते हैं और इसके बाद ये दोनों समझ जाते हैं कि इसी रूम में उन मूवी वाले कपल को इसी तरह से मारा गया था। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगते हैं और डेविड आकर तभी जो वॉशरूम की विंडो होती है वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, उसे तोड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक
बहुत ही बड़ी सी कील लगी होती है जिसकी वजह से विंडो नहीं टूटती है। और उसके बाद वो लोग पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर 2 किलर उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद किसी तरह से बचते बचाते ये लोग वापस ये उसी मोटेल के रूम में आ जाते हैं ताकि यहाँ पर ये लोग थोड़ा सेफ रह सके। और इसके बाद तभी जल्दी से जो डेविड होता है ये फोन बूथ में जाकर 911 पर कॉल करता है, लेकिन वो कॉल मैसून ही उठाता है क्योंकि ये एक प्राइवेट लाइन होती है और इसीलिए ये मोटेल में ही लग सकती थी। इसके बाद डेविड के भागने से पहले ये कार आकर फोन बूथ को उड़ा देती है, लेकिन डेविड उससे पहले ही वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है और अपनी जान बचा लेता है। वापस से वो रूम में जाता है और सारी लाइट्स को जल्दी से बंद कर देता है ताकि किसी को बाहर से कुछ भी दिखाई न दे। और उसके बाद ये दोनों एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं और ये दोनों वाकई बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। इसके बाद डेविड जल्दी से अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाता है और तभी झरोखे से बाहर देखने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर एक्चुअली एक ट्रक आकर रुका होता है और तभी आवाज लगाकर उस ट्रक ड्राइवर से मदद के लिए बोलने लगता है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रक ड्राइवर मैसून का ही एक कस्टमर होता है जो वहाँ पर वीडियो टेप खरीदने आया होता है। और जब डेविड ने रैकून को बचाने के लिए गलत रास्ता लिया था, उस वक्त से लेकर अभी तक सब कुछ एक्चुअली एक प्लान होता है। इसके कुछ देर के बाद अभी इन दोनों को वॉशरूम में टनल का एक रास्ता मिलता है और इसके बाद ये दोनों टनल के रास्ते से चलकर मैसून के ऑफिस पहुंच जाते हैं और वहां पर ये देखते हैं कि मॉनिटर पर जितने भी कैमरा जिस मॉडल में लगे होते हैं उन सभी की वीडियोस वहां पर चल रही होती है। लेकिन वहीं पर एमी को एक फोन मिलता है जिससे एमी 911 पर वापस से कॉल कर देती है और सारी बात बताने से पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि मैसून वहाँ पर आ रहा है। और इसके बाद दोनों वापस टनल के अंदर जाते हैं और मैसून जब वहाँ पर आता है तो फोन की आवाज सुनकर वो समझ जाता है कि इन लोगों ने ही कॉल किया होगा। और इसके बाद मैसून फोन की वायर को तोड़कर अपने पास रख लेता है। और इसके बाद एमी और डेविड को थोड़ी देर के बाद टनल में एक और रास्ता मिलता है और इसके बाद दोनों उस रास्ते से जाकर गैराज के अंदर निकलते हैं और वहाँ से थोड़ी दूर चलने पर ये लोग जाकर एक बड़ी सी टेबल रख देते हैं। और तभी एमी के कॉल करने के बाद ही लोकल शेरिफ को पता चल जाता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है। और इसके बाद शेरिफ वहाँ पहुंचकर वहाँ पर उन लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और तभी मैसून उसे कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी कस्टमर नहीं आया, यहाँ पर तो कितने दिन से सुनसान पड़ा हुआ है। उसके बाद शेरिफ उसी रूम में जाता है और फिर वहाँ पर वो स्टेप वीडियो को देखता है और वो समझ जाता है कि ये मॉडल सही नहीं है। और इसके बाद शेरिफ वहाँ से डर के वहाँ से भागने लगता है और तभी डेविड और एमी भी उसकी गाड़ी में आकर के बैठ जाते हैं। और तभी शायद मैसून को इस बारे में पहले से ही पता चल चुका होता है क्योंकि उसने गाड़ी की बैटरी की वायर कट कर दी होती है। और इसके बाद तभी ये दोनों किलर जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और शेरिफ को जान से मार देते हैं। उसी वक्त डेविड और एमी अपनी जान बचाते हुए वापस से उसी मॉडल के कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पर जितने भी कैमरास लगे होते हैं उसे किसी चीज से ढक देते हैं। इसके बाद अभी डेविड एमी को छत के ऊपर छोटी सी जगह में छुपा देता है और वो खुद मैसून के ऑफिस में वो गन लेने चला जाता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक किलर आ जाता है और डेविड को चाकू मार देता है और तभी डेविड बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। अब क्योंकि इन लोगों को एमी के बारे में याद नहीं होता है इसीलिए वो उसे नहीं ढूंढते। इसके थोड़ी देर के बाद अभी एमी वहाँ से बाहर निकलती है और जाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है और उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एक किलर उसी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और एमी को परेशान करने लगता है। और तभी जल्दी से जो एमी होती है उस किलर को धक्का देती है और गाड़ी को ले जाकर होटल के अंदर घुसा देती है जहाँ पर दूसरा किलर होता है। और तभी गाड़ी से एक्सीडेंट करके ये इन दोनों किलर्स को वहीं पर मार देती है। इसके बाद अभी एमी दौड़कर मैसून के ऑफिस में जाती है और उस गन को ढूंढने लगती है। एमी ऐसा कर ही रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर मैसून आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है और तभी गन वहीं पर नीचे गिर जाती है। इसके बाद मैसून एमी को वहीं पर धक्का दे देती है जहाँ पर गन गिरी हुई होती है और तभी एमी जल्दी से उस बंदूक को उठाती है और 3 गोलियां उस पर चलाकर उसे वहीं पर जान से मार देती है। इसके बाद जल्दी से वो मैसून की पॉकेट से वायर को निकालती है और फोन को कनेक्ट करती है और फिर 911 पर कॉल करती है और तभी शेरिफ को वहाँ पर बुलाती है। इसके बाद वो जाकर डेविड को चेक करती है तो डेविड उस वक्त एक्चुअली जिंदा होता है। और तभी जब शेरिफ वहाँ पर आते हैं तो एम्बुलेंस को अपने साथ लेकर आए होते हैं जिससे कि जल्द से जल्द डेविड को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है और इस तरह से फाइनली इन दोनों की जान